क्यों इस संशोधन को लाने की जरूरत पड़ी एनडीए सरकार? पहले तो मैं जो अमेंडमेंट आया है उसका स्वागत करूंगा। मेरा देखने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत जैसे एक सेक्युलर कंट्री के अंदर प्रोटेक्शन हर एक ग्रुप को मिलना चाहिए, लेकिन हमारा जो वक्फ एक्ट था अभी तक अमेंडमेंट के पहले, ये एक मुस्लिमीकरण का एक साधन था। इट वॉज एन एक्ट विच वॉज एम्ड एट इस्लामाइजेशन ऑफ द कंट्री। इसके जो प्रोविजंस थे, कहीं भी क्लेम रख देना, सरकार की ज़मीन के ऊपर क्लेम रख देना, समझा? तो मुगल सल्तनत का जो एंड है वो 1857 में हुआ फाइनली। ऐसा लगता था कि मुगल सल्तनत अभी भी चालू है देश के अंदर, समझा? तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। अब इसमें एक प्रोटेक्शन का जो रोल है इस एक्ट का, वो चीज़ें इसमें दाखिल की गई हैं, ट्रांसपेरेंसी है, समझा? लेकिन मैं थोड़ा और इतिहास में जाना चाहूँगा। देखिए, भारत का विभाजन कैसे हुआ? भारत का विभाजन हुआ मुस्लिम लीग के कहने से, मुसलमान के एक तबके के कहने से, जिसने कहा कि हमें एक नया देश चाहिए इस्लाम के आधार पर, ठीक है? हिंदुओं ने वो दिया बड़ा दिल रख के। उसके बाद में भारत में क्या होना चाहिए था? भारत के अंदर एक समान व्यवस्था होनी चाहिए थी। उसकी जगह इन्होंने एक इस्लामीकरण, गांधी जी की हत्या का एक फ़ायदा उठा के, जो खास करके जो मुसलमान कट्टरवादी हैं, कांग्रेस का उन्होंने उपयोग किया और देश के अंदर एक मुस्लिम तुष्टीकरण की एक सिलसिला शुरू किया। उसका ही भाग ये वक्फ एक्ट था, समझा? मतलब आप देखिए कि वक्फ एक्ट को स्ट्रांग करते ही गए, लोग करते ही गए। दूसरा, आपको याद रहे कि 1945 का जो इलेक्शन है भारत का, लास्ट इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन बिफोर पार्टीशन, उसके अंदर जो वोटिंग पैटर्न की तरफ अपने को गौर करना पड़ेगा। 1945 का जो इलेक्शन था सेंट्रल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का, उसके अंदर वोटिंग कम हुआ था। मुसलमानों का वोटिंग था 20% और हिंदुओं का था 25%, क्योंकि उस टाइम पे अवेयरनेस कम थी, जागृति कम थी। लेकिन 20% में से 87%, 87% ने वोट किया मुस्लिम लीग के लिए। इसका मतलब मेजॉरिटी मुसलमान, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% अगर वोट करते तो वो भी 87% होता, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि मेजॉरिटी मुसलमान इस देश के अंदर पाकिस्तान चाहते थे। अम्बेडकर ने कहा कि अब अदला बदली कर लो, आप मुसलमानों को वहाँ भेज दो, हिंदुओं को वहाँ से बुला लो, ठीक है? वो अपने नहीं किया, एक बड़ा दिल दिखाया, ठीक है? उसके बाद में गांधी जी का जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, उसका लाभ उठा के इन्होंने, नेहरू जी और इन लोगों ने एक ऐसा मॉडल ठोक बिठाया देश के ऊपर, जो पूरी रूप से एक, मैं कहूँगा कि एक दूसरा पाकिस्तानी देश के अंदर चल रहा था अभी तक। 2014 के पहले जो आप देखिए पूरा वातावरण, आप कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स देखें आप, उसके अंदर भी आप स्कूल है, जैसे एक स्कूल है, तो अगर मुसलमान की स्कूल है या क्रिश्चियन की स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, तो वो मौलवी और फादर को रख सकता है कुरान और बाइबल पढ़ाने के लिए। पर हिंदू की स्कूल है, समझे आप, नॉन माइनॉरिटी स्कूल है, वो आदमी पंडित नहीं रख सकता, गवर्नमेंट एडेड है तो, समझे आप? तो इस टाइप की डिस्पैरिटी थी उसके अंदर। तो ये सरकार एक पैरिटी इस्टेब्लिश करने का प्रयत्न कर रही है। और ये जो अपोजिशन का कहना है कि भाई हमारे हकों का, मुसलमानों के हकों का हनन हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार ने सिर्फ एक समानता लाने का प्रयत्न किया है। दूसरा, कि मैं फिर से दोहराऊंगा कि मुगल सल्तनत का अंत हो गया 1857 में। बाद में ही सल्तनत जैसे वातावरण घर में देश के अंदर चलता रहे, ये कहाँ तक मुनासिब है? और मैं तो थोड़ी गलती बीजेपी की भी निकालूंगा कि बीजेपी को ये मुद्दा पहले उठाना चाहिए था। हम सभी इग्नोरेंट रहे कुछ हद तक, समझे ना? लेकिन जो अमेंडमेंट्स यूपीए लाई 2013 में, वो तो कितने भयंकर थे कि अगर आपकी जमीन पर क्लेम होता है तो आप वक्फ की कोर्ट के अंदर जाओगे, बाहर के कोर्ट में अपील करने को आपको सत्ता ही नहीं थी। आपको सरकार की जमीन पे भी वो क्लेम कर सकते थे, समझा? तो ये जो अमेंडमेंट लाए गए 2013 के अंदर, ये बताता है कि कांग्रेस समय के साथ जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां कांग्रेस की, वो ज़्यादा एक तरीके से प्रबल होती गई। देश की आज़ादी का आप देखें 47 से लेकर अभी तक,
तो कांग्रेस का जो मुस्लिम तुष्टीकरण है, मैं आज कहूंगा कि 140 साल के इतिहास में कांग्रेस के सब में ज्यादा अगर मुस्लिम तुष्टीकरण का जो अगर प्रमाण है कांग्रेस के अंदर, वो आज के कांग्रेस में। तो ये कतई देश अलाउ नहीं कर सकता, आपको एक समानता लानी पड़ेगी। मैं जब आरटीआई कमिश्नर था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 20 से लेकर 23 तक, तो गुजरात सरकार, दिल्ली सरकार मेरे पास थी, तो वक़्फ़ वाले भी मेरे पास आते थे। इतना मिसमैनेजमेंट था उसके अंदर, थोड़ी बहुत स्कूलें थी वो भी चल नहीं रही थी। एक स्कूल के अंदर एक ही टीचर सात क्लास ले रहा था एक दिन के अंदर, आप समझे। अच्छा, ऐसी स्कूल जहाँ जाकिर हुसैन पढ़े हुए हैं, फखरुद्दीन अली अहमद पढ़े हुए, ऐसी स्कूलों की हालत ही खराब थी, समझा। और केजरीवाल उसका उपयोग कर रहे थे पगार देने के लिए इमामों को, पैसे थे नहीं। मतलब इट इज़ अ टोटली मिसमैनेज इंस्टीट्यूशन जो मैंने देखा। मेरे पास तो कई हियरिंग्स हुए उनके, और मैं हमेशा जो कॉमन मुस्लिम थे उनके फेवर में मेरा जजमेंट देता था मैं, लेकिन कॉमन मुस्लिम्स वर एट ए लॉस, ये कहूँगा मैं। मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद इस वॉज टोटली मिसमैनेज्ड, करप्शन उसमें हो रहा था। कई एम्प्लॉय मुझे अकेले में आए, मुझे बोल गए कि यहाँ करप्शन बहुत है, आप इसमें साहब स्टैंड लीजिए, आप समझे। तो ये मतलब प्रैक्टिकली मैंने देखा, तो ये जो कह रहे हैं मेरे सहभागी इसके अंदर, इस डिबेट के अंदर, बिल्कुल सही है एकदम। अब ये कहना चाह रहा था कि देखिए एक यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयत्न सरकार ने किया है, जो नए प्रावधान जो है, एक और इसमें एक प्रयत्न होना चाहिए देश के द्वारा। देखिए जो वहाबी है, देवबंद, तबलीग जमात और अहले हदीस, ये दरगाह पूजा में नहीं मानते, संत पूजा में नहीं मानते। ये मानते हैं कि हमारा डायरेक्ट डायलिंग होता है अल्लाह के साथ। और जो बरेलवी वाले हैं वो कहते हैं कि भाई सीढ़ी चाहिए अल्लाह तक पहुंचने के लिए, मतलब संत के थ्रू ही हम जा सकते हैं, संत की जो रूहानी ताकत है वो हमें ले जा सकती है, ठीक है। तो आज की तारीख में दो ही वक्फ बोर्ड ने, एक शिया और सुन्नी, तो सुन्नी के दो भाग होने चाहिए। जो लोग दरगाह में नहीं मानते, मतलब वहाबी, देवबंद, तबलीग जमात और अहले हदीस, ये दरगाह की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करें। तो देवबंदी सुन्नी वक्फ बोर्ड होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए बरेलवी सुन्नी वक्फ बोर्ड। बरेलवी मतलब सूफी, वो दरगाह कंट्रोल करेंगे। जो दरगाह नहीं है तो उसको ये कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट बात है, एकदम ठीक बात। तो देवबंदी का जो पूरा जो इस्लामीकरण का जो एजेंडा है, देखिए जो टेररिस्ट होते हैं देश के अंदर, मैं नहीं कहूँ कि सभी टेररिस्ट हो गए, जो टेररिस्ट होता है, टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट, वो हमेशा वहाँ भी होता है, देवबंद, तबलीग जमात और अहले हदीस, पूरे साउथ एशिया के अंदर। और बरेलवी जो है उसमें से एक भी टेररिस्ट आता नहीं है। मैंने अलग अलग वक्फ बोर्ड की बात की, बरेलवी सुन्नी के अंदर, देवबंदी सुन्नी वक्फ बोर्ड और बरेलवी सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो बरेलवी वालों ने इसकी डिमांड रखी हुई है कई सालों से कि भाई जो दरगाह में नहीं मानते वो दरगाह क्यों कंट्रोल करे। तो डिमांड तो है ही ऑलरेडी, वो मैं सजेशन नहीं कर रहा हूँ, उनका डिमांड है।